नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आपकी लाइफ में आपका साथ कौन निभाता है? आपका कमाया हुआ पैसा और जो वो आप निवेश करते हैं वो पैसा। आपके मुसीबत के समय में कौन काम आता है? आपका लिया हुआ इंश्योरेंस और साथ ही आपका बनाया हुआ इमरजेंसी फंड। तो आपको अपने निवेश के साथ अगर उम्र भर का तालमेल बिठाना है तो अपने निवेश का तो ख्याल रखना ही है, जिससे कि वो आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा कर दे। तो आज यही हम समझेंगे कि आप कैसे अपनी फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी बना सकते हैं अपने निवेश के साथ भी और अपने जीवन साथी के साथ भी। तो आज इसी पर खास हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ हैं गौरी चड्ढा, ये टैक्स एक्सपर्ट हैं। साथ ही हमारे साथ प्रांजल कामरा हैं, CEO एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फिनोलॉजी। गौरी और प्रांजल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मनी गुरु में शामिल होने के लिए। तो हमारे दोनों ही खास मेहमान से क्या आज हम चर्चा करने वाले हैं, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आज हम शो में जानेंगे निवेश की शुरुआत में इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस क्यों है जरूरी, सोने के साथ कैसे करें लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, ELSS से कैसे मिलेगा मुनाफा, साथ ही टैक्स में बचत, और गिफ्ट पर टैक्स के क्या हैं नियम। तो जब भी हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, हमारे लाइफ में नए लोग ऐड होते हैं और उनमें से कोई एक खास ऐसा होता है जो हमारा जीवन साथी भी बनता है और उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। इसलिए हम अलग अलग स्टेजेस से अगर हम आपके जीवन साथी को अगर आपका निवेश माने तो किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस में आपको अपने इस जीवन साथी का ख्याल रखना है, ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। गौरी, ये हम आपसे बहुत ही एक आसान अंदाज में समझना चाहते हैं, तभी हमने सोचा कि ऐसे शो किया जाए और समझे कि कैसे आप अपने निवेश से प्यार कर सकते हैं। मतलब जो आप पैसा कमाते हैं इतना मेहनत के साथ, उसको सही जगह पर अगर आप लगाएंगे, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे तो आगे जाकर वो जो पैसा है वो हमेशा उम्र भर आपका साथ निभाएगा और आपके मुसीबत में काम आएगा। इसलिए सबसे पहले अगर हम अपने निवेश के फर्स्ट लव की बात करें तो बिल्कुल शुरुआती दौर में आप ऐसे कौन से दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सजेस्ट करेंगी लोगों के लिए जिससे वो अपना पहला प्यार कर सकते हैं? देखिए स्वाति, सबसे पहले तो अगर हम निवेश की बात कर रहे हैं तो हम निवेश की बात तब करेंगे जब हमारे पास इमरजेंसी कॉर्पस, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और ये सब इंटैक्ट है, इन प्लेस है। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी सेविंग्स की, अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, जो आगे चल के कह सकते हैं उस पैसे को काम पे लगाने के लिए, ताकि वो पैसा हमें और पैसा कमा के दे। तो सबसे ज्यादा जो दो निवेश के तरीके जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं, सबसे पहला तो है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स। तो देखा जा सकता है कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपको स्टॉक्स की जानकारी है तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स पे कुछ पैसा निवेश कर सकते हैं और उससे बहुत मुनाफा आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक्स को लेके, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है। और म्यूचुअल फंड्स में भी आप SIP के जरिए इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा फंड चुनेंगे, उसको टाइम टू टाइम 2-3 साल में रिव्यू करेंगे तो वो आपको अच्छा मुनाफा कमा के देगा। दूसरा ऑप्शन जो है, जो मुझे लगता है अगर आपको थोड़ा सा डेट से प्यार है, इक्विटी से थोड़ा डर लगता है, आज भी बहुत लोगों को इक्विटी से डर लगता है और कहते हैं लोग कि ये तो जुआ है, जुए में पैसा तो हारते ही है, कमाते नहीं है। तो जिनको ये जुआ लगता है, हालांकि मैं बता दूं ये बिल्कुल भी जुआ नहीं है, अगर आप समझ के कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप डेट ओरिएंटेड जाना चाहते हैं, थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट्स आप चाहते हैं, तो मुझे लगता है PPF एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। PPF की टोटल लिमिट 1.5 लाख ही है और अगर आप अपना PF कटवा रहे हैं तो आप अपना PF का जो ब्रैकेट है उसको बढ़ा सकते हैं। हालांकि उस पर अभी बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स हुई थी कि 2.5 लाख के ऊपर अगर आपके निवेश होगा तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। अदरवाइज ये बहुत टैक्स फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट है, PPF भी और आपका ELSS भी, क्योंकि ELSS भी इक्विटी ओरिएंटेड, अगर आप म्यूचुअल फंड्स बेसिकली अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड लेते हैं तो आपको 10% ही टैक्स देना होता है और उसमें भी 1 लाख की आपको छूट मिल जाती है।
बिल्कुल। तो शुरुआत में जब आप निवेश की शुरुआत करते हैं, आप समझते हैं कि हाँ आपको कहाँ पर पैसा लगाना है। तो जैसा गौरी बता रही हैं कि पहले आप अपने बेसिक्स राइट कर लें, आप अपने सिक्योरिटी जो है उसका ख्याल रखें। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, इमरजेंसी फंड है, उसका ख्याल रखें। लेकिन उसके बाद आप अपने पैसे को बढ़ाने के लिए आप इक्विटी में डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, और उसके साथ ही डेट में अगर आपको निवेश करना है, फिक्स्ड जो सेविंग्स होती हैं उसमें पीपीएफ आप पसंद कर सकते हैं अपनी निवेश की इस जर्नी में। बातचीत जारी रखेंगे गौरी से भी। प्रांजल हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। प्रांजल, हम यही बात कर रहे थे कि जब हम अपनी लाइफ जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, जैसे हमारा लाइफ पार्टनर होता है वैसे ही हमारा निवेश भी होता है जो हमेशा हमारे साथ रहता है सुख और दुख की घड़ी में। इसलिए जो एक फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी की जो हम बात करते हैं, या हम जब किसी को मानिए समझ भी रहे होते हैं, आगे वाले किसी इंसान को हम उसकी खूबियों को जानना चाहते हैं, उसकी जो डाउन साइड्स हैं उनको भी समझना चाहते हैं, उसकी कमियों को भी जानना चाहते हैं। तो ये जो कंपैटिबिलिटी का जो ये फेज होता है किसी भी निवेश के लाइफ में भी, तो उसमें आपके लिहाज से दो कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं या दो कौन से फाइनेंशियल प्लानिंग के मस्ट हैव्स हैं जो किसी के पास होने ही चाहिए? जी स्वाति, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर कंपैटिबिलिटी होगी, वो टेस्ट आउट हो जाएगी, वो प्रूव हो जाएगी, तब हम कमिटमेंट या मैरिज की तरफ सोच सकते हैं। तो कंपैटिबिलिटी को हम बेसिक मान सकते हैं कि एक दूसरे को हम पसंद आने चाहिए। वो बेसिक्स अगर कोई दो आप मुझसे पूछें तो पहला होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस। और ये एकदम क्लियर है कि लाइफ इंश्योरेंस से जरूरी कुछ नहीं, क्योंकि ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो मजबूरी के समय आपके परिवार के काम आएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और आपकी जो भी सालाना इनकम है उससे 20 गुना आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप साल का 5 लाख कमाते हैं तो 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस आपके पास होना ही चाहिए। ये पहला बेसिक है जिसको किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोनों तरह का हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी इंपॉर्टेंस लोगों को पैंडेमिक के समय समझ में भी आई, वो है इमरजेंसी फंड। क्योंकि आप कभी नहीं जानते कल कैसा होगा। ऐसे में मुश्किलों से लड़ने के लिए हमारे पास सेविंग्स होनी चाहिए, कम से कम 6 महीने की, 8 या 10 महीने की होगी तो बहुत अच्छा है। और उसको ना आप या तो लिक्विड फंड में रख सकते हैं, क्योंकि वो लिक्विड है और एग्जिट लोड नहीं लगता अगर आपने 7 दिन रख लिया है उस पैसे को, या सेविंग्स में रख सकते हैं अगर आपने ऑटो स्वीप ऑन कर लिया है, जिससे आपको सेविंग्स में सेविंग्स वाली लिक्विडिटी और एफडी वाला इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन दो में से किसी को चुन सकते हैं। तो अगर आप किसी को पहचानते और जब समझना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो उस टाइम पर आप जानना चाहते हैं कि हाँ इसकी खूबियां क्या होंगी और वो आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट या क्या वैल्यू ऐड करेगा, वैसा ही जो रोल होता है वो इंश्योरेंस का होता है और वैसा ही रोल इमरजेंसी फंड का भी होता है, जो बहुत अच्छे से प्रांजल ने हमें समझाया कि इंश्योरेंस और जो इमरजेंसी फंड है वो आपकी लाइफ में होना ही होना चाहिए। ये बात हर किसी को समझना जरूरी है। अब गौरी, इसमें आपने टैक्स का जिक्र किया था। टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम जो निवेश करते हैं हमेशा हमारी ये चाह रहती है कि हमें रिटर्न तो मिले, लेकिन साथ में हमारा टैक्स भी बचना चाहिए। हमें ये भी मालूम है कि टैक्स सेविंग सीजन भी है। ऐसे में टैक्स बचाने के लिए जो एक पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा, आपकी नजर में कौन सा अच्छा है? बिल्कुल स्वाति, कहते हैं ना, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। तो जितना पैसा आप सेव करेंगे वो पैसा समझिए कि आपने कमा लिया। टैक्स सेविंग में आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। सबसे कॉमन विकल्प होता है सेक्शन 80C, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब आप देखिए, अगर सपोज करिए कोई यंग इंसान है जिसका नई नई नौकरी लगी है, उसके बच्चे भी नहीं है, उसकी बच्चों की ट्यूशन फीस भी नहीं है, ऑफ कोर्स उसका पीएफ भी ज़्यादा नहीं कटता है, होम लोन भी नहीं चल रहा, और ऐसे कुछ जो 80C में कवरेज मिलती है उनमें उनकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। तो अब इस केस में उनको जाना चाहिए ईएलएसएस फंड्स की तरफ। ईएलएसएस फंड्स, जहां पे हम कहते हैं ये म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन ये टैक्स सेवर का बेनिफिट आपको देते हैं। ये टोटली इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं। इनका फुल फॉर्म ही इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है। और मैं बता दूं कि इसका जो
लॉक इन पीरियड है वो सबसे कम है, यानी कि 3 साल। आप बाकी ऑप्शंस जब देखेंगे 80C में जितने ऑप्शंस आते हैं उन सबका लॉक इन बहुत ज्यादा होता है, 3 साल किसी का भी लॉक इन नहीं है। तो पहले तो ELSS में सिर्फ 3 साल का लॉक इन है। दूसरी बात ये है कि ये एक तरह से टैक्स एफिशिएंट भी है, प्लस आपको ये जब आप इनको बेचेंगे तब भी, आज से 2 साल पहले तो इस पे टैक्स लगता ही नहीं था, अब टैक्स लगने लगा है, लेकिन अभी भी 1 लाख की जो आपका कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट है, जो काफी अच्छा अमाउंट होता है। और अगर आप इसको टैक्स प्लानिंग करें अपना, जैसे ही आपका 1 लाख अमाउंट बन रहा है उसको बेच दें और दोबारा खरीद ले, तो हो सकता है कि आप अपना टैक्स बचा पाए और ये टोटली टैक्स फ्री हो जाए। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो विकल्प है 80C में टैक्स बचाने के लिए, टोटल टैक्स बचाने के लिए, वो है ELSS फंड्स। ओके, तो ELSS फंड वैसे दर्शकों की काफी अच्छी पसंद भी है गौरी, और इससे भी आप काफी इत्तेफाक रखती होंगी कि ELSS को लेकर जो निवेशक है उनका क्रेज काफी अच्छा खासा है, क्योंकि एक तो सबसे कम लॉक इन पीरियड है और उसके अलावा 80C का जो बेनिफिट मिलता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा थम्स अप है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। आपने ELSS की खूबियां गिनाई तो जरूर, मैं चाहती हूँ आप कुछ अगर आपके कुछ पसंदीदा फंड्स है वो भी बताएं। बिल्कुल, मुझे सबसे अच्छे 2 फंड लगते हैं। सबसे पहले एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और एक आदित्य बिरला का टैक्स सेवर टैक्स रिलीफ 96। ये 2 फंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि और भी फंड्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी फंड्स अच्छे नहीं हैं, बट ये अभी आप कह सकते हैं, अभी आपको अगर 2021 में निवेश करना है तो ये 2 फंड्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। ओके, तो ELSS टैक्स सेव भी और साथ ही मुनाफा भी कमाने का अच्छा तरीका, ये समझना अब जरूरी है कि शुरुआती दौर का निवेश का ये जो एक फेज है उसके आगे जब आप बढ़े तो टाइम आता है कमिटमेंट का, और उसके बाद जब आप सीरियस अपने निवेश के साथ होते हैं तो कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके लिए हैं बिल्कुल सही, ये समझेंगे हम। गौरी हमारे साथ है और प्रांजल भी हमारे साथ, बने रहिए मनी गुरु के साथ। तो अपने निवेश के साथ फाइनेंशियल कमिटमेंट करना कितना है जरूरी, निवेश को कैसे रखें अपने जीवन साथी की तरह, ये समझ रहे हैं आज हम। हमारे साथ है टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा और साथ ही हमारे साथ है फिनोलॉजी से प्रांजल कामरा। प्रांजल, जब आपने बताया कि आप बिल्कुल जब एक दूसरे को समझने की स्टेज में होते हैं तो इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड, ये एक 2 इंपॉर्टेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिनमें हर किसी को सोच समझकर करना ही चाहिए निवेश और इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। लेकिन जब कमिटमेंट की बारी आती है या लगता है कि हाँ बस अब हमें अपने निवेश में बिल्कुल टोटली कमिटेड होना चाहिए, तो ऐसे कौन सी स्कीम है जो आपको पसंद है फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए? राइट, तो ये ना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं जो आपको अगली स्कीम बता रहा हूँ, एक तो ये इंडियंस का फेवरेट एसेट क्लास है, और दूसरा ये बहुत ही इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो जिसे कहेंगे सोने पे सुहागा, ये है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। इसकी खास बात यह है कि ये बिल्कुल गोल्ड जैसा आपको रिटर्न देता है। गोल्ड वाले कोई भी चार्जेस इसके साथ अटैच नहीं है, कोई मेकिंग चार्ज नहीं, मेल्टिंग चार्ज नहीं। और जैसे अपन डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं ना, तो कई बार जो प्लेटफॉर्म है या जो वॉलेट है वो कमीशन काट लेता है, तो इसमें कमीशन का भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको रियल मार्केट के जो गोल्ड के प्राइस मूवमेंट्स है, बिल्कुल उस तरह के रिटर्न्स आपको मिलते हैं, कोई एक्सपेंस या कोई इंटरमीडिएट चार्जेस नहीं है। और इसमें अच्छी बात क्या है, जितना आपका गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है उस पे हर साल आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। तो यानी सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट और गोल्ड का एप्रिसिएशन, ये दोनों इस पे कंबाइन हो जाता है, इसलिए ये सोने पे सुहागा हो जाता है। और इंडियंस का फेवरेट एसेट क्लास गोल्ड तो है ही, तो ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट थोड़ी क्यों मांगता है, क्योंकि 8 साल का लॉक इन है। तो जब आपको इनिशियल फेज से आगे बढ़ते हैं और आपको लगता है हाँ मैं इसके साथ जीवन बिता सकता हूं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये मैरिज नहीं है तो एग्जिट ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको लगता है नहीं मुझे पैसों की जरूरत है, आप 5 साल बाद भी रिडीम कर सकते हैं, उसमें कुछ टैक्स बेनिफिट्स हट जाते हैं। या आप उसके पहले भी स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में जैसे हम शेयर्स बेचते हैं, वैसे बॉन्ड मार्केट में सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को बेच के निकल सकते हैं। कुछ डिस्काउंट पे बिकेगा जो गोल्ड का प्राइस है, क्योंकि आप मजबूरी में बेच रहे हैं, लेकिन एग्जिट ऑप्शन है। तो इसलिए ये डेटिंग और मैरिज के बीच में बिल्कुल सही कॉम्प्लीमेंट करता है इन्वेस्टिंग को।
ओके प्रांजल, आपने काफी अच्छे तरीके से इसको समझाया कि हाँ, क्योंकि 8 साल का एक मैच्योरिटी पीरियड या एक लॉक इन भी होता है, उसके बाद ही मैच्योर होता है, उसके बाद आप बिल्कुल जो उस टाइम पे जो सोने के रेट होंगे बिल्कुल वही आपको मिलेगा। तो सोने में निवेश का एक बेहतरीन तरीका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, और लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के लिए सोने से अच्छा और क्या हो सकता है, भारतीयों की पसंद भी है। इसलिए मैं गौरी इनफैक्ट आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर लंबे टाइम का कमिटमेंट किसी को करना हो किसी स्कीम के साथ, प्रांजल की पसंद तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, आपके लिहाज में आपकी पसंद लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के हिसाब से कौन सी स्कीम है? देखिए स्वाति, मेरे हिसाब से एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए डेट और इक्विटी का। और जैसे प्रांजल ने कहा, जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये मेरी भी पसंदीदा चॉइस है, और यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट्स भी बहुत मिलते हैं। जैसे आप अगर 8 साल के बाद बेच रहे हैं तो इसमें कोई टैक्स नहीं होता, और जो 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। तो जब आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो एक बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा गया है कि जब स्टॉक मार्केट क्रैश करती है, कोई अनसर्टेनिटी होती है इकोनॉमी में, कंट्री में, या वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन या कुछ ऐसी चीज आ जाती है, तो आपका जो गोल्ड है वो बढ़ जाता है। तो एक बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी उम्र कह सकते हैं 30 साल है, तो 100 में से 30 माइनस करिए, 70% आप इक्विटी में डालिए, 30% आप डेट में डालिए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी, अपना इक्विटी का एक्सपोजर आप कम करते रहेंगे और डेट का एक्सपोजर आप बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इक्विटी में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है। हालांकि गोल्ड में भी बहुत जल्दी एप्रिसिएशन नहीं आता है, लेकिन ये इक्विटी से उल्टा चलता है। जब इक्विटी बढ़ेगी तो गोल्ड थोड़ा सा नीचे या स्टेबल रहेगा। तो एक बैलेंस बना के रखने के लिए, एक सेफ्टी सिक्योरिटी बना के रखने के लिए, एक दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। और जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड सोवरेन बॉन्ड ही एक सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो फिजिकल गोल्ड लेने की जो डिसएडवांटेजेस हैं वो सारी की सारी यहाँ पे खत्म हो जाती हैं, और आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो गोल्ड सोवरेन बॉन्ड और इक्विटी का कॉम्बिनेशन, एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बना के अगर आप चलेंगे तो आपकी बहुत अच्छी फ्यूचर प्लानिंग हो पाएगी। ओके तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यहाँ पर गौरी की भी पसंद है और प्रांजल की भी पसंद है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है डेफिनेटली हर किसी का प्रेम बनकर उभरा है। लेकिन अगर जब फाइनेंशियल हमसफर बनाने की बात हो रही है यहाँ पर, अब अगर प्रांजल, तो आपकी नजर में कौन सी ऐसी स्कीम है या कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो लंबे समय के लिए, उम्र भर के लिए किसी का साथ निभाने की पूरी तरह परफेक्ट है? राइट तो हम सफर जो आपने शब्द यूज किया, इसके साथ 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि हम सफर ऐसा हो जो जिंदगी भर साथ निभाए, और ऐसा हो जिससे हम जब चाहे एग्जिट पाले या छुटकारा पाले, ऐसा नहीं। अगर वो बंधन है तो वो मजबूत है और वो जिंदगी भर चलेगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं, और इन दोनों क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठता है नेशनल पेंशन स्कीम या एनपीएस। अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये पेंशन स्कीम है यानी रिटायरमेंट प्लान है, तो इसकी सबसे जरूरी क्वालिटी ये होती है कि ये आप में डिसिप्लिन लाए या आप में अनुशासन लाए। और क्योंकि हालांकि इमरजेंसी कंडीशंस में आप इससे भी 100% नहीं लेकिन काफी हद तक विड्रॉल्स कर सकते हैं। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, बच्चों की शादी हो, पढ़ाई हो, इन केसेस में आप 60% 50% बेस्ड ऑन किस स्टेज में आपका एनपीएस है विड्रॉल्स कर सकते हैं, लेकिन वो आसान नहीं है और पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। तो आज अगर आप जमा करेंगे, जब आप रिटायर होंगे, आप ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये पैसा, एनपीएस का पैसा मेरे साथ रहेगा, मेरा बुढ़ापे में मेरा सहारा बनके। तो ये एक क्वालिटी बहुत अच्छी है एनपीएस की। इसके अलावा रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये मिक्स ऑफ, इसमें फंड मैनेजर्स मिक्स ऑफ, जैसा कि गौरी ने कहा कि एक बैलेंस होना जरूरी है बिटवीन डेट एंड इक्विटी। तो एनपीएस की अच्छी बात ये है कि ये जो बैलेंस है ना, ये अपने आप इसमें इनबिल्ट है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, इक्विटी एलोकेशन कम होता जाता है, डेट एलोकेशन बढ़ता जाता है। तो जब आप यंग हैं, इक्विटी के रिटर्न्स मिलेंगे, जब आप मिडिल एज में पहुंचेंगे, डेट की सेफ्टी मिलेगी। बहुत अच्छा बैलेंस है। टैक्स बेनिफिट्स 80C के ऊपर इसमें आपको एडिशनल मिलते हैं। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। ओके अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपने डेफिनेटली ये एनपीएस को बताया प्रांजल। आपकी नजर में गौरी, जब एक बार एक हमसफर चुनने की बात होगी, उसके बाद की जो प्लानिंग है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
तो पोस्ट मैरिज जो यूजुअली हमारे जो गोल्स होते हैं उसको पूरा करने के लिए, जैसे बच्चों की शादी है या बच्चों की पढ़ाई है, उसमें आपका कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर स्कीम जो आपको पसंद है, जो एक लॉन्ग टर्म स्कीम भी हो और साथ ही आपके एक पर्टिकुलर किसी लक्ष्य को भी पूरा करती हो? देखिए, जब शादी के बाद पहले तो स्पाउस की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, गोल्स भी अलग अलग होते हैं। आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, वेकेशन पे जाना है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, बच्चों की शादी का खर्चा है, और अगर गर्ल चाइल्ड है तो खर्चा थोड़ा सा बढ़ भी जाता है शादी का। तो ये वाली जो चीजें हैं, इनको अगर आपको लेके चलना है तो आपको सारे गोल्स अलग अलग सेट करने हैं। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म की कैटेगराइजेशन करनी है। उसके बाद रिवर्स कैलकुलेशन करनी है कि 1 साल के बाद मुझे वेकेशन पे जाना है, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, तो आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं, या मुझे 10 साल के बाद घर लेना है तो मुझे इतना पैसा चाहिए, उसके लिए मैं आज कितना इन्वेस्ट करूं। इसमें अगर हम गर्ल चाइल्ड की बात करें स्वाति, तो गर्ल चाइल्ड के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगती है। अगर हम इक्विटी में अच्छा एक्सपोजर ले रहे हैं, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा डेट में भी एक फिक्स्ड रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो सुकन्या समृद्धि स्कीम है, सरकार की लॉन्च की हुई स्कीम है। हालांकि इसके इंटरेस्ट रेट शुरू में ज्यादा थे, बाद में कम हो गए, लेकिन फिर भी अगर आप 1.5 लाख तक निवेश एक अलग से एक फिक्स्ड एसेट में करना चाहते हैं तो आप इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। 10 साल से कम की उम्र की आपकी बेटी होनी चाहिए, उनके लिए आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। 250 रुपए मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट है और 1.5 लाख की इसमें मैक्सिमम आपकी इन्वेस्टमेंट है, और फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है जो रिवाइज होता रहता है। तो डेफिनेटली आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलता है, और आपको इसमें जो इक्विटी का उतार चढ़ाव है उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो आपको देखने को यहाँ नहीं मिलता, फिक्स रिटर्न मिलता है। तो एक गर्ल चाइल्ड के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगी कि अगर बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए या शादी के लिए आप निवेश कर रहे हैं, तो इक्विटी जितना पैसा आपको कमा के दे सकती है वो आपको कोई भी और इंस्ट्रूमेंट नहीं दे सकता। तो लंबी निवेश का साथी आपका इक्विटी बन सकता है। इसके अलावा आज प्रांजल और गौरी की बातों से यही समझ में आया कि निवेश से आपको प्यार तो करना है, तो उसमें किन खास बातों का ख्याल रखना है। इमरजेंसी फंड हो आपके साथ, इंश्योरेंस आपके हाथ होना चाहिए, उसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मतलब सोने की चमक आपकी लाइफ में बरकरार है, इसके लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन है। एनपीएस आपकी लाइफ का हमसफर बन सकता है। इसके अलावा अगर आपकी बेटियां हैं तो शादी के बाद की प्लानिंग में अपनी बेटी की फ्यूचर को आप सुकन्या समृद्धि से ब्राइट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शन है जो कि आपके निवेश की इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे साथ ये चर्चा करने के लिए प्रांजल और गौरी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्वाति, इट वाज अ प्लेजर। तो इसी के साथ आज के इस शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।